हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 158 जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची डिवीज़न का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके 175 क्वेश्चन का टेस्ट लिया गया था आपसे, जिसमें 102 तक के क्वेश्चन को 2 पार्ट में क्लियर किया गया है। आज जो हम लोग शुरू करेंगे 103 से लेके 175 तक के सारे क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है इस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड है, उम्मीद कार्ड से है, एचआरएमएस से है, लीव रूल से है, पास पीटीओ रूल से है। जो सभी डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं और जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सब के लिए बेनिफिशियल है। आप जेई की तैयारी करते हो या एडब्ल्यूएमई की करते हो या वेलफेयर एपीओ, सबके लिए यूज़फुल है। तो कंबाइंड जो हमारा टेस्ट सीरीज होता है उसमें लास्ट में जो दिया जाता है क्वेश्चन, वो इस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन दिया जाता है। तो हम लोगों ने कैरेज, वैगन, लोको सब कर लिया है। अब हम शुरू करेंगे हम लोग इस्टेब्लिशमेंट। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 से। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। 103 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेशनल हॉलीडे आर कंपलसरी। जो हमारे भारतीय रेलवे में कई आपको हॉलीडे दिए जाते हैं, उसमें 3 जो होता है नेशनल हॉलीडे वो बहुत ही कंपलसरी होता है सभी जगह के लिए। बाकी रीजनल जो फेस्टिवल होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हॉलीडे है वो दिया जाता है। कहीं पर होली का हॉलीडे मिलेगा, कहीं होली का नहीं मिलेगा। कहीं आपको जो ये साउथ के जो कई रीजन हैं उसमें जो लोकल फेस्टिवल होते हैं, बोनालू होता है, बोगी होता है, तो उसका फेस्टिवल वहाँ मिलता है। लेकिन जो नॉर्थ के रीजन है वहाँ जो फेस्टिवल होता है उसके अनुसार उनको मिलता है। लेकिन 3 जो हॉलीडे हैं वो एनएच कहलाते हैं और एनएच 3 ही मिलते हैं। और वो जो एनएच है वो पहला है 26 जनवरी, दूसरा है 15 अगस्त और तीसरा है 2 अक्टूबर। तीनों जो एनएच है वो दिए जाते हैं। यदि आप एनएच के दौरान यदि सीएनडब्ल्यू ओपन लाइन में है या ऐसी जगह है जहाँ रोज़ जो काम होता है आपको वीकली रेस्ट एक कोई भी चुन के लेना पड़ता है, ऐसी जगह यदि काम करते हैं तो आपको हॉलीडे जो एनएच है उसका अलाउंसेस भी मिलता है। और 50% डीए होने के बाद जितने भी अलाउंसेस थे वो लगभग चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो अलाउंसेस मिलते हैं वो भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यदि वेलफेयर की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो पूछा जा सकता है। जेईएडब्ल्यू में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें है कि यदि लेवल 1 में है, लेवल 1 में और लेवल 2 में है, यानी कि लेवल 1 से लेकर लेवल 2 में है, और एनएच के दौरान यदि आपने कार्य योगदान वर्क किया है तो आपको 480 रुपीज़ का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, पहले ये 384 था। दूसरा है लेवल 3 से लेवल 5 में यदि है तो 596 यानी 596 रुपया रखा गया है। पहले ये 477 था। उसके बाद लेवल 6 से लेके लेवल 8 में यदि काम कर रहे हैं और आपने एनएच के दौरान काम किया है तो आपको 788 रुपये दिए जाएंगे। लेवल 8 से ऊपर के किसी भी स्टाफ के लिए एनएच अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके बाद यदि लेवल 6 से 8 में नॉन गज़टेड पोस्ट पर हैं तो ही आपको ये एनएच का लाभ मिलेगा। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। चलिए 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे भी होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। जो हेडक्वार्टर का ऑफिस है या ऐसे ऑफिस हैं जिसमें सिर्फ क्लर्क और ये ओएस ये सब जो है कार्यरत हैं, और जहाँ 5 दिन का जो ये लिया जाता है मंडे से लेकर सैटरडे तक का जो वर्किंग आवर होता है, वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक का ड्यूटी होता है, सैटरडे और संडे क्लोज होता है। इस तरह के ऑफिस में 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे भी रखे गए हैं जिसको आरएच कहा जाता है। ठीक है, तो 2 उनको मिलता है। जनरली वर्कशॉप स्टाफ या सीएनडब्ल्यू को वो नहीं मिलता है, ये भी आप याद रखेंगे। ये आरएच जो है ऑफिसेज में आरएच 2 लीव अलग से दिए जाते हैं। जो बड़े बड़े जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिस हैं या हेडक्वार्टर ऑफिस हैं उसमें ये मिलते हैं। और उनका जो वर्किंग आवर्स भी आपसे पूछ सकता है और पूछा भी गया है कि ऐसे ऑफिस में जो वर्किंग आवर है वो 40 आवर्स का होता है पूरा वीकली। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
104 देखते हैं। 103 हो गया। 103 का सबका जो आंसर है वो डार्क कर दिया गया है क्योंकि ये आंसर की है। की से ही वीडियो बनाया जा रहा है। जो हमारा टेस्ट होता है उसमें पहला जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें किसी भी प्रकार का डार्क आंसर नहीं मिलेगा। बाद में जो आंसर की दिया जाता है इसी तरह से दिया जाता है। इससे का फ़ायदा क्या है कि आप 10 से 15 मिनट में सारे क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, द एक्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज। जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है उसका नाम बदल के रख दिया गया है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। ऐसा इसलिए रख दिया गया है कि इसका लाभ सबको मिले, वर्कमैन को मिले, एम्प्लॉय को मिले, सबको मिले। ठीक है, इसका जो नाम था पहले जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, ठीक है, अब इसका नाम रख दिया गया है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये 1 जुलाई 2024 से इफेक्ट मतलब कम इनटू फोर्स हो गया। 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया, वर्किंग में आ गया है। ठीक है, इसका जो पुराना नाम था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, नया नाम हो गया है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, विच कंडक्ट रूल इज रिलेटेड टू गिफ्ट। रेलवे सर्विस एंड कंडक्ट रूल का भी आपको पूरी तरह से विश्लेषण करके अच्छा से पढ़ाई करना है, क्योंकि कोई भी रूल आ जाते हैं। जितने भी रूल दिए गए हैं, टोटल 26 रूल है, तो जितने भी रूल दिए गए हैं वो सारे रूल से आपको याद होना चाहिए कि उसमें क्या दिया गया है और उस जो दिया गया है उसका रूल नंबर क्या है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो ये रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, इसका जो हेडिंग है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, इसमें जो गिफ्ट का रखा गया है रूल नंबर 13 में, 13 का ए में होता है डॉरी यानी कि दहेज रखा गया है। तो 105 नंबर क्वेश्चन का A3 होगा। गिफ्ट के कुछ रूल्स भी रखे गए हैं कि यदि कोई कर्मचारी या ऑफिसर जो ABC ग्रुप से बिलोंग करता है या D से, तो उसको एक प्रावधान रखा गया है कि यदि A ग्रुप में है, ठीक है, B, C और D, इन सब ग्रुप में यदि काम कर रहे हैं, ये 4 ग्रुप ही हैं रेलवे में, तो ये सब ग्रुप में यदि काम कर रहे हैं, तो यदि A ग्रुप में हैं और आपने किसी प्रकार का मैरिज, शादी किया या एनिवर्सरी किया या आपके यहाँ कोई अंत्येष्टि हुआ यानी फ्यूनरल जिसको कहा जाता है, कोई रिलीजियस आपने आयोजन किया, पूजा कोई आयोजन किया बड़ा सा, तो उसमें यदि कोई आपको गिफ्ट देता है तो A क्लास में यदि जॉब है, ऑफिसर है, तो 25,000 का आप गिफ्ट ले सकते हैं। ठीक है, B कैटेगरी में है तो 15,000 का गिफ्ट एक आदमी आपको दे सकता है, और C कैटेगरी में है तो टोटल एक आदमी 7500 से ज़्यादा का गिफ्ट नहीं दे सकता है। ठीक है, D कैटेगरी में है तो 1,000। ठीक है, हाँ 1,000। उसी तरह अन्य कोई कार्यक्रम करते हैं, इसमें जो है आपके रिलेशन वाले आएंगे, आपके सगे संबंधी आएंगे, आपके दोस्त आएंगे, इस तरह के आयोजन में जिसमें कि मैरिज हो गया या एनिवर्सरी हो गया या फ्यूनरल्स हो गया या रिलीजियस कोई आपने आयोजन किया है, तो उसके बाद यदि अन्य किसी प्रकार का पार्टी करते हैं जिसमें आपके ऑफिस के लोग इन्वॉल्व होंगे, तो उसमें अलग रूल लगाया गया है। उसमें लगाया गया कि यदि A या B कैटेगरी में है, A प्लस B के लिए सेम है, 5,000 तक के गिफ्ट स्वीकार किया जा सकता है। इससे ज़्यादा का गिफ्ट लेने के लिए आपको परमिशन लेना होगा गवर्नमेंट से। C प्लस D में है तो आपको 2,000 तक का गिफ्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, और 13A जो रूल है वो दहेज से संबंधित है, आप जानते भी हैं। 14 जो है पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन आवर ऑफ रेलवे सर्वेंट। ठीक है, 15 नंबर में लिखा है प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी प्रकार का बाहरी जो है इनकम का स्रोत आप नहीं कर सकते हैं, और हमारा क्लास भी इनकम का स्रोत नहीं है। जो भी आप लोग पैसे टेस्ट फी या मटेरियल के देते हैं वो टाइपिस्ट को चला जाता है। 15A है, उसमें लिखा हुआ है सबलेटिंग एंड रिवोकेशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन, मतलब जो क्वार्टर से संबंधित रूल है
वो 15 में दिए गए हैं। इस तरह से टोटल 26 रूल हैं और 26 रूल आपको याद होना चाहिए किस रूल में क्या कहा गया है और यदि कहा गया है तो वो रूल नंबर कितना है। ठीक है, चलिए 106 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस इज फिक्स्ड अंडर। वैधानिक न्यूनतम मजदूरी जो है निर्धारित की जाती है वो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत की जाती है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, विच ग्रेड पे इज पेएबल टू एन एम्प्लॉय ऑफ लेवल 1 एज थर्ड एमएससीपी। एमएससीपी यदि लेवल 1 में कोई कर्मचारी है और उसको एमएससीपी तीसरा मिलेगा तब उसका कौन सा ग्रेड पे होगा, यही पूछा जा रहा है। तो पहला जो यदि लेवल 1 का कर्मचारी है तो 1800 ग्रेड पे में कार्यरत है। ठीक है, उसके बाद एक प्रमोशन होगा तो 1900 ग्रेड पे में चला जाएगा एमएससीपी के तहत। तीसरा एमएससीपी 2000 का ही होता है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि 2400 का होता है। और दूसरा, ठीक है, तीसरा जो होता है वो 2400 का होता है, यानी कि दूसरा जो एमएससीपी होता है वो 2000 का ही होता है, 2400 का ग्रेड पे का नहीं होता है। चलिए, यदि 1900 ग्रेड पे में कोई यदि कर्मचारी हो 1900 ग्रेड पे में और उसका तीसरा अगर पूछेगा तो पहला उसको मिल जाएगा 2000 ग्रेड पे वाला। ठीक है, दूसरा इसको मिल जाएगा 2400 लेवल 4 और 2400 लेवल 4 वाला, और तीसरा उसको मिल जाएगा 2800 लेवल 5। ठीक है, और लेवल 5 में यदि चले जाते हैं तो आपके पास और पीटीओ सभी एसी हो जाते हैं। यदि आपने 5 साल का सेवा दे चुके हैं 5 साल का सेवा आपने दे दिया है रेलवे में ज्वाइनिंग डेट से, तब आपके सारे पास पीटीओ एसी हो जाएंगे। 3 पास मिलने लगेंगे उसके बाद। एसी तो 2800 ग्रेड पे होते ही हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी लिखा हुआ है इसका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, एवरी ऑफेंस अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट शैल बी। कार्यस्थल पर जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम के तहत प्रत्येक जो अपराध है वो नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि पुलिस जो है बिना वारंट के इस अपराध में यदि कोई संलिप्त पाया जाता है तो बिना वारंट के पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती है और बिना कोर्ट के आदेश से उस पर जांच भी नहीं हो सकता है। इसी को कहा जाता है नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बी मिस्टेक से कलर हो गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, द बजट एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय रेलवे फॉर सबमिशन टू द रेलवे बोर्ड इन मंथ ऑफ, यानी कि बजट जो प्रिपरेशन होता है रेलवे का बजट एस्टिमेट वो पहले सितंबर में होता था, अब नवंबर में कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नवंबर। जो बजट जो ये एस्टिमेट जो होता है वो करेंट जो ईयर चल रहा है उसका संशोधित अनुमान होता है, और जो आने वाला वित्त वर्ष होता है उसके लिए बजट अनुमान होता है। दोनों मिला के जो बजट का जो एस्टिमेट होता है वही होता है, नवंबर में जमा किया जाता है। तभी तो 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। आगे देखते हैं, बजट से संबंधित फाइनेंशियल रूल का भी वीडियो बना हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। लिखिएगा आप यूट्यूब में कि आरजे ज्ञान क्लासेस फाइनेंशियल रूल। कोई भी चैप्टर आपको रेलवे में यदि नहीं मिल रहा है कोई इसका समाधान तो आप डायरेक्ट लिखिए आरजे ज्ञान क्लासेस कैसनब होगी, आरजे ज्ञान क्लासेस लीव रूल्स, आरजे ज्ञान क्लासेस पास पीटीओ रूल्स, आरजे ज्ञान क्लासेस एलएचबी, ये सारे आप लिखिए। एलएचबी, कोच, वैगन, लोकोमोटिव सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110, डिसीज्ड एम्प्लॉय क्वार्टर कैन बी अलॉटेड टू हिज सन डॉटर इफ ही या शी इज अपॉइंटेड ऑन सीजी विद इन डैश मंथ्स। यदि कोई डिसीज्ड एम्प्लॉय यानी कि मृतक जो कर्मचारी है उसके बेटे या बेटी को ये जिन्होंने सीजी के तहत नियुक्ति ले लिया है और जो कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद कम से कम 24 महीने जो है नॉर्मल रेंट पर क्वार्टर रखने का प्रावधान है।
और उस दौरान यदि उन्होंने सीजी अपॉइंटमेंट ले लिया है तो वो क्वार्टर उनके बेटे या बेटी को दे दिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा D24। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। फॉर कंसिडरिंग अपॉइंटमेंट अंडर सीजी डिपेंडेंट ऑफ एम्प्लॉय हु डाई आर परमानेंटली क्रिपेड इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी आर कैटेगराइज एज प्रायोरिटी। देखिए, जो रेल कर्मचारी है उनकी मृत्यु किस अवस्था में हुई है उसके आधार पर जो कंपनसेशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट जो होता है, उनके जो स्पाउस जो होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, पुत्र होते हैं, पुत्री होती है और या पत्नी होती है, तो किस अवस्था में कर्मचारी की मृत्यु हुई है उस आधार पर इसको प्रायोरिटी में बनाया गया है कि पहले, जैसे आपने सबसे प्रायोरिटी उसको दिया जाता है कि यदि ड्यूटी के दौरान यदि किसी प्रकार का घटना हो जाती है या मृत्यु हो जाती है या अपंग इस तरह से हो जाता है जो काम के लिए बिल्कुल सक्षम नहीं है, तो उसको प्रायोरिटी 1 में रखा गया है। कि इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, 2 में रखा गया है सर्विस पीरियड में यदि डेथ हो गया है किसी अन्य कारण से, ठीक है, तो उसको 2 नंबर, ये ट्रेन एक्सीडेंट में या किसी तरह से, तो उनको रखा गया है 2 नंबर में। तीसरा है मेडिकल डिकेटेगराइज हो गए हैं, यानी कि अपंग हो गया है रेल कर्मचारी, तो उसको तीसरे ये डिकेटेगराइज जो होता है, डिकेटेगराइज, वो 4 नंबर में रखा गया है। तीसरा नंबर में यदि किसी प्रकार का डेथ सर्विस में पीरियड में किसी भी प्रकार का डेथ हो जाता है तो उसको 3 में रखा गया है। 2 में रेलवे में जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये ड्यूटी के दौरान आने जाने के दौरान अगर हो जाता है तो उसको 2 नंबर पर रखा गया है। और ड्यूटी परफॉर्मेंस कर रहे हैं यानी काम कर रहे हैं उस दौरान यदि मृत्यु हो जाती है तो उनको पहला रखा गया है। फिर से एक बार सुन लीजिए, काम के दौरान ऑन स्पॉट ड्यूटी हो जाता है, यदि आप काम कर रहे हैं रेल का उस दौरान, तो आपको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरा है कि रेलवे जो आने जाने के दौरान या जो कार्यरत हैं उस समय सर्विस में हैं, डेली ड्यूटी जा रहे हैं, उस पीरियड में किसी प्रकार का एक्सीडेंट रास्ते में भी हो जाता है तो उसको दूसरा नंबर रखा गया है। ठीक है, रेलवे एक्सीडेंट ड्यूरिंग ड्यूटी, उसको ऑफ ड्यूटी में भी जो है ना, रेलवे एक्सीडेंट में यदि किसी प्रकार की घटना हो जाती है तो दूसरा नंबर रखा गया है। तीसरे नंबर पे सर्विस पीरियड में किसी प्रकार का भी डेथ हो जाता है तो तीसरा नंबर रखा गया है। और चौथा नंबर में मेडिकल डिकेटेगराइज यदि हो गया है कर्मचारी तो उसको चौथा नंबर रखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आते हैं और उसके बारे में, जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में सारा विश्लेषण आपको करके दे दिया जाता है। यदि अगली बार एग्ज़ाम यदि आप बैठते हैं तो आपको ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। 112 नंबर देखिए, सेकेंड क्लास ए पास इन विच कलर। देखिए, पास के जो कलर होते हैं, अब तो कलर का सिस्टम ख़त्म हो गया, सब HRMS से मोबाइल से जनरेट होता है और निकालने का भी ज़रूरत नहीं होता है, उसी पर जो है पास का कोड आ जाता है और जो उसका UPI नंबर हो, ये नंबर जो होता है वो भी आ जाता है उसका पास का जो नंबर है वो भी मिल जाता है और तुरंत टिकट भी कटा सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है पहले जब ये पास के कलर जो हम लोगों को ऑफलाइन मिलते थे तो उस दौरान जो कलर होते थे वो, यदि फर्स्ट क्लास ए पास है तो उसका कलर वाइट माना जाता है, वाइट होगा। ठीक है, वो मिलता था, अभी भी मिलता है लेवल 8 से लेके, ठीक है, लेवल 8 से लेके ऊपर के लोगों को फर्स्ट क्लास ए पास मिलता है। और फर्स्ट क्लास जो है सिर्फ फर्स्ट क्लास पास, जिसमें कि सेकंड क्लास में ट्रेवल कर सकते हैं, वो लेवल 6 और 7 को दिया जाता है। ठीक है, सेकंड क्लास ए पास जो होता है येलो, वो लेवल 2 से लेवल 5 तक के दिया जाता है, जो कि AC पास होता है। और सिर्फ सेकंड क्लास, ठीक है, जो कि पिंक या रेड होता है, ठीक है, वो होता है लेवल 1 के लिए, जो कि हालांकि वो भी लेवल 1 में यदि हैं तो एक ही पास मिलता है, यदि नया ज्वाइनिंग है तो एक ही पास मिलता है 5 साल तक, और वो आपको सेकंड क्लास ए का ही पास मिलता है। लेकिन यदि आपने 5 साल पूरा कर लिया है और लेवल 1 में ही है तो एक पास आपको सेकंड क्लास ए का मिलेगा, बाकी 2 पास सेकंड क्लास का मिलेगा। ए का मतलब AC। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा येलो। सेकंड क्लास जो ए पास होता है वो येलो होता है,
सेकंड क्लास का जो पास होता है वो रेड होता है या पिंक उसको कलर में आता है। फर्स्ट क्लास जो पास होते हैं वो ग्रीन कलर होते हैं और फर्स्ट क्लास ए पास जो होता है वो वाइट कलर होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 है, फॉर मिसकैरेज इंक्लूडिंग एबॉर्शन द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव कैन बी ग्रांटेड। जो किसी प्रकार का मिसकैरेज हो जाता है यानी कि इसको हिंदी में गर्भपात कहा जाता है, यदि रेल कर्मचारी जिनका गर्भपात हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है उस दौरान उनको 45 डेज़ का स्पेशल जो है छुट्टी दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। यदि आपका इस महिला कर्मचारी हैं और चाइल्ड SCL जो होता है, ठीक है, चाइल्ड केयर लीव, ठीक है, चाइल्ड केयर लीव होता है वो 730 दिन का होता है, 730 डेज़ का। और जो मैटरनिटी लीव होता है मातृत्व अवकाश जिसको कहा जाता है वो 180 डेज़ का होता है। मिस कैरेज जो लीव होता है वो 45 डेज़ का होता है। ये 730 डेज़ का जो ये है चाइल्ड केयर लीव जो होता है वो पुरुष कर्मचारी यदि अकेला है, ठीक है, और तो उसको भी ये अलाउड है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। ऑफिसर ऑफ विच डिपार्टमेंट कैन नॉट बी मेंबर ऑफ टेंडर कमेटी। जो टेंडर कमेटी का जो सदस्य होगा वो किस डिपार्टमेंट का जो है वो जो है उसमें नहीं होगा मेंबर, वही पूछा जा रहा है। तो जो इस तरह के टेंडर कमेटी में सब कुछ जो काम करता है उसके बारे में जानता है तो वो उसका सदस्य तो होगा ही नहीं। और विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी जो हैं वो इसके सदस्य नहीं होते हैं, स्टोर से होते हैं, अकाउंट से होते हैं, मैकेनिकल से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। इन CGA अगेंस्ट डिविजनल कंट्रोल्ड पोस्ट पावर ऑफ कंसिडरिंग केसेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर आर वेस्टेड विथ। मतलब जो है मंडल ये नियंत्रित पद यानी कि डिवीज़न जो के कंट्रोल में जो पद आता है वो CGA में सिस्टर या ब्रदर की नियुक्ति के मामले में विचार करने का जो शक्ति है वो DRM के पास है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। सेक्रेट बैलेट इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय रेलवे फॉर। रेलवे में जो गुप्त मतदान कुछ दिन पहले ही आयोजित किया गया था वो रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन के लिए किया जाता है, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, 116 के हो जाएगा सी। जो सबसे ज़्यादा चुनाव में मत प्राप्त करेगा उसको ये जो है 5 साल के लिए उनको मिलता है अधिकार, 5 साल तक वो अपनी सेवा रेलवे में दे सकते हैं। जो भी कर्मचारी के अधिकार है उसके लिए लड़ सकते हैं, कर्मचारी हित का काम कर सकते हैं। ठीक है, कर्मचारी की बात जो है गवर्नमेंट तक के पास रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। द कलर स्कीम ऑफ द स्ट्रिप इन उम्मीद कार्ड फॉर द बेनिफिशियरी ऑफ रिटायर रेलवे एम्प्लॉय। जो उम्मीद कार्ड दिए जाते हैं वो रिटायर रेलवे एम्प्लॉय को भी दिए जाते हैं, सर्विंग जो रेलवे एम्प्लॉय है उसे भी दिए जाते हैं, रिटायर रेलवे एम्प्लॉय के जो डिपेंडेंट होते हैं उनको भी दिए जाते हैं, और जो सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय के डिपेंडेंट होते हैं उन्हें भी दिया जाता है। ठीक है, तो उसका कलर में और उसका जो लेटर होता है आपने देखा हो किसी में Z लिखा होगा लास्ट में, किसी का A लिखा होगा, किसी का B लिखा होगा, तो उसका भी नियम है। ठीक है, क्या नियम है पहले देखते हैं। सर्विंग एम्प्लॉय यदि है तो उसमें जो उम्मीद कार्ड होता है इसी में स्ट्रिप इस तरह से ऊपर में कलर और एक नीचे में कलर दिया जाता है, बाकी बीच में तो सब लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो सर्विंग जो एम्प्लॉय होगा उसका उम्मीद कार्ड में नीचे और ऊपर दोनों में ब्लू स्ट्रिप होगा। यदि आपके पास उम्मीद कार्ड होगा तो आप देख सकते हैं दोनों ऊपर और नीचे ब्लू स्ट्रिप्स लगाया जाता होता है कलर, यानी कि ये जो होगा कलर ब्लू होगा, ये भी कलर ब्लू होगा। उसके बाद उसके जो मेडिकल बेनिफिशियरी होंगे, जो सर्विंग एम्प्लॉय के पत्नी होंगे, उसके बच्चे होंगे या उनके डिपेंडेंट जो होंगे, उसमें टॉप में तो ब्लू होगा ही। ठीक है, ब्लू टॉप में होगा ही, नीचे येलो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्लू और येलो। यदि सर्विंग एम्प्लॉय है तो ऊपर नीचे ब्लू, और सर्विंग एम्प्लॉय के डिपेंडेंट है
तो उनके ऊपर तो ब्लू होगा ही, नीचे येलो हो जाएगा। उसके बाद पेंशनर में देखते हैं। पेंशनर में ऊपर और नीचे दोनों ग्रीन होगा। यदि पेंशनर है, रिटायर एम्प्लॉय है, तो उनको ऊपर और नीचे दोनों ग्रीन होगा। उसमें क्या था, दोनों ब्लू था सर्विंग एम्प्लॉय में, और पेंशनर में दोनों ग्रीन होंगे। और पेंशनर जो होंगे यानी रिटायर्ड जो एम्प्लॉय होंगे, उसके परिजन जो होंगे, उनके बेनिफिशियरीज जो होंगे, उनके ग्रीन तो ऊपर होगा ही होगा, येलो नीचे होगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको येलो, ग्रीन और ब्लू 3 कलर याद रखना है। ठीक है, हमने ICF का स्प्रिंग में आपको ये बताया था, YBG बताया था। कलर कोडिंग के लिए A ग्रुप का येलो होता है, B ग्रुप का ब्लू होता है, YB, और G से ग्रीन C ग्रुप का ग्रीन होता है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला याद रखिएगा, YBG, येलो, ब्लू और ग्रीन 3 ही कलर है। यदि सर्विंग एम्प्लॉय है तो ऊपर नीचे ब्लू, और रिटायर एम्प्लॉय है तो ऊपर नीचे ग्रीन, और नीचे जो येलो स्ट्रिप्स होगा वो दोनों में होगा। ठीक है, उसी तरह जो इसके जो होते हैं अंक जो होता है, आपके नंबर भी होते हैं उम्मीद कार्ड में। तो पहला जो 3 डिजिट होता है, फर्स्ट 3 डिजिट, वो IPAS का कोड होता है आपका। ये भी जो आपका PF नंबर होगा, IO नंबर जो होगा वही होगा, पहला 3 डिजिट। नेक्स्ट 8 डिजिट जो होता है वो कंप्यूटर जो जनरेट करके दे दे, यानी इसको कह सकते हैं रैंडम ऑटो जनरेटेड। ठीक है, तो दूसरा 8 जो डिजिट होगा वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर द्वारा जनरेट किया जाता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 8 3 11 डिजिट का होता है, 11 हो गया। लेकिन लास्ट में लिखा हुआ होता है AZ, ठीक है, YB। इसका क्या मतलब हो गया? तो एम्प्लॉय के लिए यदि कोई सर्विंग एम्प्लॉय है तो उसका उम्मीद कार्ड के लास्ट में अंक जो 11 अंक के बाद जो लास्ट होता है उसमें A लिखा रहेगा। ठीक है, और रिटायर या पेंशनर जो होंगे उसका Z लिखा होगा। बाकी जो है डिपेंडेंट के लिए जो ABCD से लेके ए तो हो गया इधर एम्प्लॉय के लिए हो गया, सर्विंग एम्प्लॉय के लिए। B से लेके Y तक के कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, उनके जो डिपेंडेंट हैं उनके। चलिए, तो हमने इतना सारा जानकारी एकत्र कर लिया, सभी को याद भी रखना है, एग्ज़ाम में ये सब पूछा जाता है। ठीक है, ये गोल वाला सिलेक्ट हो गया ना, गोल वाले की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम लोगों को क्या करना है, पेन सिलेक्ट करना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। Who has the authority to permit charges in HOER classification? HOER क्लासिफिकेशन में जो परिवर्तन है, परमिट टू चेंज इन HOER, चेंज करने के लिए जो रेल के अंदर जिसको पावर दिया गया है वो PCPO है। ठीक है, और ऐसे जनरली आपसे पूछा जाता है, PCPO ऑप्शन में नहीं होगा तो रीजनल लेबर कमिश्नर के पास ये पावर होता है कि HOER का जो वर्गीकरण होता है जिसमें सबका रेस्ट का आवर, ठीक है, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर, ये सब बांटा गया है कि कौन कितना घंटा काम करेगा, कौन किस कैटेगरी में होगा, वो रीजनल लेबर कमिश्नर के पास पावर है। और नहीं तो रेल के अंदर आप PCPO के पास भी ये पावर है। 118 का हो जाएगा B। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। चलिए, एज पर सेक्शन 2 इन द फैक्ट्री एक्ट हु विल बी द कॉल्ड एन एडल्ट। फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 2 में कहा गया है कि एडल्ट कौन होता है। एडल्ट का मतलब हो गया जिन्होंने अपना एज 18 साल पूरा कर लिया है। ठीक है, एक एल्डोसेंट भी होता है, एल्डोसेंट, ठीक है, युवा। उसमें कहा गया है कि जिसने अपना एज 15 साल तो पूरा कर लिया है लेकिन 18 पूरा नहीं किया है, उसको कहा जाता है एडोलसेंट। ठीक है, और चाइल्ड जो जिन्होंने अपना जो एज है वो अभी 14 साल पूरा नहीं किया है उसको चाइल्ड कहा गया है फैक्ट्री एक्ट में। लेकिन वही आप चाइल्ड लेबर एक्ट का अलग नियम है। ठीक है, चाइल्ड लेबर एक्ट में कहा गया है कि चलिए चाइल्ड लेबर एक्ट का अभी चर्चा जब आएगा क्वेश्चन तब करेंगे। फिलहाल फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 2 में ये सब लिखा हुआ है। सेक्शन 2 का A में कहा गया है एडल्ट के बारे में, जिन्होंने 18 साल एज पूरा कर लिया है उनको एडल्ट कहा जाएगा। सेक्शन 2 का B में कहा गया है कि एडोलसेंट वो है जिन्होंने 15 साल तो एज पूरा कर लिया है लेकिन 18 साल का एज नहीं पूरा किया है। और चाइल्ड सेक्शन 2 का C में कहा गया है कि जिन्होंने 14 साल कंप्लीट नहीं किया है उनको चाइल्ड कहा जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। स्प्लिट ड्यूटी मीन्स ड्यूटी इन 2 or more space with intervening break, each of dash necessitated by exigencies of work and when the employee is free to leave his place of duty। मतलब एक विभाजित ड्यूटी होता है जिसका अर्थ होता है कि 2 या 2 से अधिक अवधियों में ड्यूटी करना, ठीक है, बीच में कितना का ब्रेक हो, ठीक है, वो आपको बताना है कि कितना का ब्रेक हो। उस जो ब्रेक का जो पीरियड हो ऐसा हो जिसमें कर्मचारी अपना ड्यूटी का जगह भी छोड़ सकता है, ठीक है। तो वैसा 30 मिनट या इससे ज़्यादा का रखा गया है, लंच आवर जिसको कहते हैं लंच आवर। उसमें वो ऐड होता है, यदि आपका 8 घंटे का ड्यूटी है और लंच आवर 30 मिनट का रखा गया है तो 8 घंटे 30 मिनट का टोटल ड्यूटी काउंट होगा। यदि 1 घंटे का लंच रखा गया है तो 9 घंटे का रखा जाएगा आपका ड्यूटी का आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, ए हो जाएगा, ए सॉरी लिखा हुआ भी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 121। सबका आंसर डार्क कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। द फ्रिक्वेंसी ऑफ PNM एट डिवीज़न लेवल मीटिंग फॉर ईच रिकॉग्नाइज यूनियन। डिवीज़न लेवल पर जो PNM की मीटिंग होता है रिकॉग्नाइज यूनियन के जो साथ में होता है वो कब होता है? तो वो होता है प्रत्येक 2 महीने पर होता है, यानी 1 साल में 6 होता है, ठीक है। डिवीज़न लेवल पर, सब लेवल पर अलग अलग रूल है, याद रखिएगा। PNM, JCM, प्रेम, इसका भी वीडियो बना के अपलोड कर दिया गया है। आप देखना है तो लिखिएगा RJ ज्ञान क्लासेस, PNM, JCM, प्रेम रिलेटेड रूल्स, कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। 121 हो गया, 122 देखना है। वेयर इज द मेन बेंच ऑफ कैट, ठीक है। कैट का जो मेन ये बेंच जो है वो न्यू दिल्ली में है। ऐसे कई जगहों पर है लेकिन मेन इसका न्यू दिल्ली में है। किसी प्रकार के रेलवे में यदि किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं कर्मचारी के बीच या कर्मचारी प्रशासन के बीच, और बहुत सारे जो रिजल्ट हैं JE वाले, वेलफेयर इंस्पेक्टर वाले या बहुत सारे, उसमें बहुत लोगों ने कैट में आवेदन भी किया है। लेकिन यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है JE के एग्ज़ाम में गड़बड़ी में, और एडमिनिस्ट्रेशन रिजल्ट किसी को दे देता है, किसी और को डाउट रहता है कि हमें भी, मेरा भी रिजल्ट होना चाहिए, किसी प्रकार गड़बड़ी हो गई है, हालांकि अब तो RR भी लेगा तो अब गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं हैं। तो कैट में जाना जो है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि यदि कैट में आपने आवेदन दे दिया तो आपका वैकेंसी 3-4 साल तक तो भूल जाइए, ठीक है। कई जगहों पर ऐसा हो चुका है और कैट में केस चल रहा है, 4 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक कोई वैकेंसी, जब तक वो क्लियर होगा नहीं वैकेंसी होगा नहीं, ठीक है। तो जब तक वो क्लियर हुआ नहीं तब तक 4-5 साल बीत गया, तब तक जिसको JE बन के SSC बन जाना चाहिए था प्रमोशन होके, वो अभी तक टेक्नीशियन के रूप में कार्य कर रहा है, प्रमोशन होकर ज़्यादा से ज़्यादा MCM बन चुका है। तो कभी भी कैट में मत जाइए। लोकल जो प्रशासन है, आपने जो DRM है या CWM है या GM है, PCPO है, वहाँ तक मामलों को समाधान करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आपको फिर से री एग्ज़ाम के लिए अगर कह रहा है प्रशासन तो फिर से री एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए। यदि कैट में जाएंगे तो पूरा मामला ख़त्म हो जाता है, इसलिए कैट में जल्दी से नहीं जाइए, बहुत टाइम लग जाता है और उस बीच में 3-4 वैकेंसी निकल जाएंगे। और यदि आप पढ़ने में अच्छा हैं तो आप 3-4 वैकेंसी क्या, पहले वैकेंसी में ही आपका रिजल्ट हो जाएगा अगला बार। एक बार आपसे मिस हो सकता है, जाने दीजिए, लेकिन कैट में नहीं जाइए। ऐसा आप और भी डिवीज़न में यदि आपको जानकारी नहीं हो तो पता कर लीजिएगा कि कितना जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रह जाते हैं और बहुत समय लंबा बीत जाता है। ये मेरा है ओपिनियन, आप अपना हिसाब से, किसी को है कि नहीं हम जल्दी से फैसला करवा लें तो कर सकते हैं। कैट इसके लिए ही बना है, न्याय दिलाने के लिए ही बना है कैट, और न्याय वहाँ से ज़रूर मिलता है। 100% सटीक जो फैसला होगा वो होगा, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे केसेस भी होते हैं। चलिए हम लोग दूसरे लाइन पर चले गए थे। द हॉस्टल सब्सिडरी एंड CEA कैन बी क्लेम कॉन्करेंटली, मतलब जो एक साथ इसका दावा किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है, यस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। हॉस्टल सब्सिडरी के रूल भी हैं कि 60 किलोमीटर आपका
जो है जो आपका जहाँ आप काम करते हैं वहाँ 60 किलोमीटर के दूरी में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 124 देखिए 124 रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन शैल नॉर्मली बी वैलिड फॉर डैश ईयर्स। ट्रेड यूनियन की मान्यता सामान्यतः 5 वर्षों के लिए होती है, ठीक है। पिछला इलेक्शन 6 साल पर हुआ था, लेकिन होती है 5 साल के, यहाँ 5 होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। व्हाट इज द एज रिलैक्सेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर SC/ST कैंडिडेट। SC/ST कैंडिडेट के जो भर्ती होती है, सीधी भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है, उसमें छूट कितना वर्ष का दिया गया है, तो 5 साल का छूट दिया गया है। यदि 30 साल में कोई एलिजिबल होता है तो वहाँ 35 साल तक भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। 126 देखते हैं। हु इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ ग्रुप डी इन लेवल 1 ग्रेड पे 1800 यानी 1800। तो जूनियर स्केल का जो ऑफिसर होता है वही इसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। व्हाट इज द मिनिमम सर्विस फॉर ट्रांसफ़र ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर यदि ट्रांसफ़र होता है तो कोई उसमें मिनिमम सर्विस की कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। उनको अपना सुविधा के अनुसार ट्रांसफ़र इधर उधर करना होता है, और जो ऑफिसर्स लोग होते हैं उनका ट्रांसफ़र ऐसे ही होता रहता है। जो कर्मचारी हैं उनका ट्रांसफ़र आप मांगेंगे ऑन रिक्वेस्ट म्यूचुअल तो आपको मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 128। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीक सेक्टर, यानी EWS के लिए जो अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट ने दे दिया है 10%, वही पूछा जा रहा है। उनको 10% EWS को रिजर्वेशन दिया गया है। जो जनरल कास्ट में हैं और गरीब हैं तो उनको 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। वैलिडिटी ऑफ ईयर एंडिंग पासेस इन एवरी ईयर शुड बी अप टू। किसी भी वर्ष की जो ईयर एंडिंग पास जो है वो 30 मई नहीं होगा। 5 महीने का जब तक पास की वैलिडिटी थी, ठीक है, 5 महीने जब पास की वैलिडिटी थी तो 30 मई होता था। अब 4 महीने की पास की वैलिडिटी है तो 30 अप्रैल यहाँ होगा, ठीक है। ये पहले का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 129 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। द बेंच मार्क फॉर ग्रेडिंग इन अपार। अपार का होता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट फॉर ग्रांट ऑफ अपग्रेडेशन अंडर MACP पोस्ट 25/7/2016 मस्ट बी। मतलब जो MACP के लिए जो बेंच मार्क होता है वो वेरी गुड आपको ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। जिस साल प्रोसीड किया जाएगा उसके 3 साल वेरी गुड का जरूर होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। अब तो वेरी गुड कॉमन कर दिया गया है, किसी को गुड नहीं देना है, वेरी गुड ही देना है अपार में। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ PNM मीटिंग एट जोनल लेवल। जोनल लेवल पर जो PNM मीटिंग होता है उसका प्रेसिडेंट जो होता है वो जनरल मैनेजर होता है, ठीक है, याद रहेगा, जनरल मैनेजर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। हमने बताया है कि PNM JCM प्रेम ये सब के बारे में वीडियो बनाया गया है, उसमें देख लीजिएगा, सब कुछ अच्छा से बताया गया है। मिनिमम ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर ग्रेजुटी। ग्रेजुटी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है वो 5 साल की यदि सेवा कर लेते हैं और उस दौरान यदि आप रेल से को छोड़ना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुटी मिलेगा, लेकिन 5 साल का सेवा अनिवार्य है। उसी तरह यदि पास के लिए आप एलिजिबल होना चाहते हैं रेलवे में बाद में रिटायरमेंट के बाद तो 20 साल का सेवा अनिवार्य है। पेंशन के लिए यदि आप नया UPS जो आया है उसमें 10 साल की यदि सेवा कोई कर लेता है तो पेंशन के लिए पात्र हो जाता है। तीनों बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। मैटरनिटी लीव इज़ परमिसिबल अप टू। मैटरनिटी लीव जो है 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन तक मिलता है। यदि 3 या 4 बच्चे हैं तो नहीं मिलेगा, 2 बच्चों तक को दिया जाता है। रेलवे की सारी सुविधाएं 2 बच्चों तक सीमित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉय इज़ नॉट एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव। जो अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉय है और किसी प्रकार से उनको बच्चा हो गया है तो भी उनको मैटरनिटी लीव का लाभ मिलेगा। जो मिसकैरेज वाला है 45 डेज़ का वो भी लाभ मिलेगा यदि अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉय है तो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 135।
ZRTI स्टैंड फॉर जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म होता है, बस यही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 136। 6 सर्टिफिकेट अप टू 3 days कैन बी गिवन बाय। 3 दिन का जो होता है PMC, ठीक है, प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट, वो प्राइवेट डॉक्टर से भी आप ला सकते हैं और बहुत लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। 3 दिन का PMC बना के छुट्टी भी लेते हैं और यही रेल का रूल है बाहर से भी। लेकिन 3 से जैसे ही प्लस होगा तो आपको रेलवे डॉक्टर का साइन होना ज़रूरी है और रेलवे के किसी हॉस्पिटल का ही वो जो है ना वो बनेगा सर्टिफिकेट, यानी कि RMC बनेगा, रेलवे मेडिकल सर्टिफिकेट, PMC नहीं बनेगा। तो 136 का हो जाएगा D। आगे देखते हैं 137। 3 दिन का जो होता है उसमें रेलवे के डॉक्टर या प्राइवेट डॉक्टर दोनों से करा सकते हैं। 137 देखते हैं, कपूरथला रेल वर्कशॉप पंजाब में है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये, क्वेश्चन नंबर 138। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप इज लोकेटेड एट। डीजल लोको वर्कशॉप कहाँ है? DLW, अब उसका नाम हो गया है BLW, ठीक है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ये वाराणसी में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 139। GNSR ये रेलवे के रूल के बुक हैं, जनरल एंड सब्सिडरी रूल जिसको कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा था, ठीक है। 140 हो गया है। चलिए 140 नहीं हुआ है, 139 हो गया, 140 करना है, ठीक है। इन विच कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट 02 इज़ द प्राइमरी यूनिट। जो एक आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपने एक देखा होगा कि वर्क से रिलेटेड जो होगा उसमें अलग प्राइमरी यूनिट है, उसी में 2 नंबर जो है वो कहा गया है पेमेंट ऑफ लेबर कंटीजेंसीज के बारे में, तो वही दिया हुआ है। नॉर्मली जो प्राइमरी यूनिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, उसमें ये नहीं है, ये वर्क्स वाले में है, ठीक है। 2 नंबर के प्राइमरी यूनिट जो है वो उसमें कहा गया है पेमेंट ऑफ लेबर कंटीजेंसीज। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 141, इसमें कहा गया है कि इन विच कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट 06 इज प्राइमरी यूनिट। उसमें फ्रेट ऑन स्टोर कहा गया है, रेंट नहीं है, फ्रेट है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो इसको फ्रेट ऑन स्टोर कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 142। इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कोड हैविंग वॉल्यूम। इंडियन रेलवे फाइनेंशियल जो कोड होता है उसमें 2 वॉल्यूम रखा गया है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में फाइनेंशियल जो है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बजट, फाइनेंशियल अप्राइजल, ठीक है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जो फाइनेंशियल रूल का जो वीडियो बना है उस सब में वो जो चैप्टर हमने बोला वो सारा उसमें दिया हुआ है, ज़रूर देखिएगा। यदि सर्च करिए, नहीं तो हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करेंगे और फिर वीडियो में जाएंगे तो भी आपका सारा वीडियो मिल जाएगा। नॉर्मली सिर्फ एक ही वीडियो सर्च करना चाहते हैं तो लिखिएगा कि RJ ज्ञान क्लासेस फाइनेंशियल रूल, तो उसमें आपको सारा चीज़ पढ़ाया गया है, बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और बहुत लोग नए भी हैं, यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे RJ ज्ञान क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा। तो इसमें 2 वॉल्यूम होता है। पहला में हमने बता दिया कि फाइनेंशियल जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि चैप्टर 1 में है, बजट चैप्टर 3 में है, फाइनेंशियल अप्राइजल चैप्टर 2 में है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल चैप्टर 4 में है, ये सारे जो है वॉल्यूम 1 में है। वॉल्यूम 2 में है रूल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर या अर्निंग या बहुत सारी चीज़ हैं, तो वॉल्यूम 2 में है। चलिए आगे देखते हैं 143। इन इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कोड वॉल्यूम 2 फॉलोइंग इज इंक्लूडेड, तो वही होगा जो हमने अभी बोला, रूल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड अर्निंग्स, ये सब सारे जो दिए गए हैं वॉल्यूम 2 में दिए गए हैं। वॉल्यूम 1 में जो दिए गए हैं हमने अभी आपको बताया भी है। 144 देखिए, इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट एसोसिएटेड, इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट एसोसिएटेड विथ द ईयर, ये 1905 में आया था इंडियन रेलवे बोर्ड, इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट। तो ये वही साल पूछ रहा था, कौन सा साल, कौन सा वर्ष था, ये पूछ रहा था। 145 देखिए, रेलवे एक्ट एसोसिएटेड विद द ईयर, रेलवे एक्ट जो है 1989, ठीक है,
ये पहले रेलवे एक्ट 1890 था, उसी को फिर से बनाया गया है रेलवे एक्ट 1989 चेंज करके, मतलब मॉडिफाइड करके। तो 144 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट एसोसिएटेड विद द ईयर। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो 1957 में आया था। ये 146 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 147। इन विच चैप्टर देयर इज प्रोविजन ऑफ स्टाफ रिलेशन। जो है स्टाफ रिलेशन जो है कर्मचारी का जो संबंध होता है वो किस में दिया गया है? तो इंडियन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस कोड में दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148 148। व्हाट इज द कोडल लाइफ ऑफ स्टाफ कार। ये जो कोडल लाइफ होते हैं उसका लास्ट जो अपडेट है 2016 तक के है, उसमें स्टाफ कार का जिक्र किया गया है, 7 वर्ष का होता है। ट्रैक्टर का दिया गया है 10 वर्ष, और भी कई मोटर व्हीकल्स जो होते हैं नॉर्मली लाइट मोटर व्हीकल, उसका भी शायद 10 वर्ष दिया गया है। तो ये सारे कोडल लाइफ से रिलेटेड भी आपको जो मेन जो रेलवे में इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपको याद रखना चाहिए। 148 का हो जाएगा डी। 149 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैसेंजर क्लासिफिकेशन इज ट्रू। पैसेंजर क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट दो दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। दे आर प्रिपेयर्ड मंथली फॉर एवरी स्टेशन और दे आर प्रिपेयर सेपरेटली फॉर लोकल एंड फॉरेन ट्रैफिक, ये दोनों करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर फॉल्स अंडर ओपन लाइन वर्क्स रेवेन्यू। ओपन लाइन वर्क्स रेवेन्यू से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कौन सा सही है? ठीक है, तो ओपन लाइन आप CNW हो गया। ठीक है, उसमें सी आपका सही है। इसमें कहा गया है कि द कॉस्ट ऑफ ऑल अनरिम्यूनरेटिव वर्क्स फॉर इम्प्रूविंग ऑपरेशनल इफिशियंसी, ये इसमें रखा गया है, तो इसका आंसर सी होगा। आगे देखते हैं, ये फाइनेंशियल रूल से आ गया। ठीक है, क्वेश्चन इन ऑर्डर टू अरेस्ट ओवर कैपिटलाइजेशन द एक्सपेंस फॉर ऑल रिम्यूनरेटिव वर्क्स आर चेंज्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फंड। मतलब अति पूंजीकरण को रोकने के लिए सभी गैर लाभकारी कार्यों के व्यय निम्नलिखित में से किस फंड से लिया गया है? तो ये होता है डिफर्ड रेवेन्यू फंड, जिसको कहा जाता है अस्थगित राजस्व निधि, इसी से लिया जाता है। ठीक है, चलिए 152 देखते हैं। द डेवलपमेंट फंड वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच ईयर। जो डेवलपमेंट फंड है वो 1950 से स्टार्ट किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 153। द डेवलपमेंट फंड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी हेड्स। डेवलपमेंट फंड जो है वो 4 हेड में डिवाइड किया गया था। ठीक है, वो हेड कौन कौन से हैं? वो डेवलपमेंट फंड 1 है, यानी DF1, DF2, DF3, DF4, ये 4 भाग में है। पहला जो पार्ट है DF1, उसमें जो है कॉस्ट ऑफ पैसेंजर रखा गया है। DF2 में कॉस्ट ऑफ लेबर एंड वेलफेयर रखा गया है। DF3 में जो इंटायर कॉस्ट ऑफ वर्क्स, इंटायर कॉस्ट ऑफ वर्क्स रखा गया है, और सेफ्टी वर्क्स जो है DF4 में रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 पार्ट्स हमने बता दिए, चारों पार्ट से आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये कौन सा DF1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, चारों याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 154। द एक्सपेंडिचर फॉर सेफ्टी वर्क्स इज चेंज फ्रॉम विच हेड। हमें आपको बताया DF4 में सेफ्टी वर्क्स रखा गया था। चलिए 155 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से कौन सा कॉस्ट डेबिट किया जाता है, यानी कि इस्तेमाल में लिया जाता है? तो डी है। द एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड एसिस्ट वाइल द न्यू वन इज अंडर प्रोसेस। इसका आंसर डी। कोई नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, नया वर्कशॉप लगा है, नया प्रोडक्शन यूनिट लगा रहे हैं, ये पूरा जो है कैपिटल जो एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156। द कॉस्ट ऑफ लेबर वेलफेयर वर्क इन इज फाइनेंस्ड फ्रॉम। DF2 में लेबर वेलफेयर से होता था, अभी आपको बताया। कॉस्ट ऑफ पैसेंजर DF1 में था, और इंटायर कॉस्ट ऑफ वर्क्स जो था DF3 में था, और सेफ्टी वर्क्स DF4 में था। तो इसका आंसर DF2 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157। लैंड फर्स्ट
लैंड या फर्स्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइन इज चार्जेबल टू। देखिए लैंड यदि खरीद कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो शुरुआत जो नींव जो रख रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर लोड इसका होता है। इसके 157 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, ये सारे चीज़ फाइनेंशियल रूल के जो वीडियो हैं उसमें क्लियर किया गया है, उसको देख लीजिएगा तो ये सारे सवाल आपके मन में नहीं रहेंगे, बशर्ते कि आप उसको याद रखें। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉन लैप्सेबल फंड। कोई ऐसा जो सेफ्टी रिलेटेड फंड जितना जो है उसमें जो आ गया उसमें कोई लैप्स उसमें नहीं होता है, कुछ कटौती नहीं किया जाता है, यानी कि इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 159। एक्सपेंडिचर अंडर प्लान हेड 29 एंड 30 आर चार्जेबल अंडर राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष जो होता है आरआर। ठीक है, RRSK ये होता है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, वो RRSK ये प्लान हेड 29 और 30 के अंतर्गत आता है। ठीक है। कई तरह के फंड होते हैं और कई तरह के फंड की स्थापना, हमने अभी एक क्वेश्चन भी आया था आपका कि कैपिटल फंड की स्थापना कब की गई, तो कुछ और फंड्स हैं जिसकी स्थापना आप जरूर जान लें। एक होता है DRF जिसको कहा जाता है डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इसकी स्थापना 1924 में की गई थी, याद रखिएगा। जब 1950 वाला कैपिटल फंड आ सकता है तो DRF भी आ सकता है, CF भी आ सकता है। ठीक है, कैपिटल फंड तो आ ही गया, सेफ्टी फंड भी आ सकता है और RRSK भी आ सकता है। ठीक है, तो कैपिटल फंड तो आप 1950 जान गए। DRF जो होता है डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, वो 1924 में हुआ था। RSF, ठीक है, रेलवे सेफ्टी फंड, ये 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष RRSK, इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। ठीक है, फाइनेंशियल वाले में ये भी बात बताया गया है वीडियो में। चलिए 160 देखते हैं। हाउ मेनी प्लान हेड एग्जिस्ट करेंटली। टोटल प्लान हेड 31 है। ठीक है, 16 प्रकार के डिमांड हैं, ये सारे आप याद रखिएगा। प्राइमरी यूनिट जो है बहुत तरह से चेंज किया गया है नया मॉडिफिकेशन में, और हमने जो फाइनेंशियल का जो बजट का जो बनाया है वीडियो उसमें सब कुछ न्यू वाला दिया गया है। जो डिलीट कर दिया गया था पहले वाले प्राइमरी यूनिट से, जो डिलीट किए गए हैं वो भी उसमें रखे गए हैं, और नए जो ऐड किए गए हैं वो भी रखे गए हैं। चलिए 161 देखिए। विच मिनिस्ट्री टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन प्री ट्रेनिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन सा मंत्रालय जो है ट्रेनिंग की जो व्यवस्था करता है, राजभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो राजभाषा की पूरे जो साल का जो प्रोग्राम बनाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बनाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 162। इन विच ऑर्डर नेम डिजिग्नेशन एंड साइन बोर्ड आर टू बी एग्जिबिटेड। मतलब यदि पद या पदनाम या साइन बोर्ड जो प्रदर्शित किया जाता है, रखा जाता है, तो वो किस लैंग्वेज में रखने का नियम है। तो सबसे पहले ऊपर जो होगा वो रीजनल लैंग्वेज होगा, क्षेत्रीय जो भाषा है उसको रखा जाएगा। दूसरे नंबर पे हिंदी और तीसरा नंबर इंग्लिश का होता है। आगे देखते हैं 163। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स इन विच लैंग्वेज एनी एम्प्लॉय कैन सबमिट हिज एप्लीकेशन, अपील और रिप्रेजेंटेशन। हिंदी और इंग्लिश दो भाषा में कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, राजभाषा के अनुसार। आगे देखते हैं 164। द डिफिनेशन ऑफ वर्किंग नॉलेज इन हिंदी इज गिवन इन विच रूल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के रूल नंबर 10 में कहा गया है। ठीक है, यदि कोई मैट्रिक या उसके समकक्ष किसी परीक्षा, मैट्रिक तक के या उसके समकक्ष किसी प्रकार की परीक्षा हिंदी माध्यम से पास कर लेता है तो हिंदी का जो है उसको ये माना जाएगा कि उनको बहुत अच्छा हिंदी में इनका नॉलेज था। ठीक है, और कार्य साधक ज्ञान का मतलब है कि सिर्फ काम करने लायक एक विषय हिंदी रख के उन्होंने मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष किसी परीक्षा को पास किया है। ये रूल 10 में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165। एनी एप्लीकेशन, अपील और रिप्रेजेंटेशन व्हेन मेड ऑफ साइन इन हिंदी शैल बी रिप्लाइड टू इन। यदि किसी प्रकार का प्रेजेंटेशन है या किसी प्रकार का एप्लीकेशन है या अपील है तो यदि वो हिंदी में किया गया है तो उसका रिप्लाई भी हिंदी में होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन 166। 15 क्वेश्चन राजभाषा के रखे जाते हैं और 160 क्वेश्चन जो है
वो रखे जाते हैं जो आपके जो सिलेबस हैं उसके अनुसार रखे जाते हैं। टोटल 175 क्वेश्चन का 30% के बेस पर एवरी संडे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है और 70% जो एग्ज़ाम होता है AWME का उसके बेस पर एवरी फ्राइडे को रखा जाता है। और जेई के लिए ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप बना हुआ है, उनका हर फ्राइडे और संडे को एग्ज़ाम होता है, तो वो बताया जाएगा लास्ट में। चलिए, द फॉर्म एंड हेडिंग ऑफ रजिस्टर यूज इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस शैल बी। फॉर्म या हेडिंग या रजिस्टर का जो ऊपर का जो कवर रहेगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167। लैंग्वेज प्रोविजंस आर मेंशन इन द आर्टिकल। लैंग्वेज से रिलेटेड जो है भाग 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है उसके भाग 17 में 343 से 351 तक के जो आर्टिकल है उसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान रखा गया है। 168 देखिए, कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस टू ए स्टेट इन रीजन ए शैल बी। रीजन ए है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कम्युनिकेशन होगा, यानी संचार जब होगा तो वो हिंदी भाषा में होगा क्योंकि ए रीजन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169। एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पंजाब स्टेट फॉल्स अंडर। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र ये सब बी रीजन में आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। डिवीजन लेवल पर है तो DRM, जोनल लेवल पर GM। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 171। द कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज शैल कंसिस्ट ऑफ। ऑफिशियल लैंग्वेज में कमेटी जो बनेगा उसमें मेंबर ऑफ राज्यसभा 10 होगा और मेंबर ऑफ लोकसभा 20 होगा। टोटल जो उसकी संख्या होगी वो 30 होगी। ठीक है, तो 172 क्वेश्चन में वही पूछ रहा था, मेंबर ऑफ लोकसभा वो 20 होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173। व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। जो 14 सितंबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है भारत में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी समिति। सेंट्रल हिंदी समिति के जो कमेटी होगा वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो बहुत ही कॉमन है, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। व्हेन वाज हिंदी डिक्लेयर एज ऑफिशियल लैंग्वेज। डिक्लेयर 26 जनवरी 1950 को किया गया था, लेकिन एक्सेप्ट किया गया था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो चलिए पूरे हो गया। इस तरह से हमारा टेस्ट सीरीज होता है। आपको ये बॉक्स भी दिए जाते हैं टेस्ट देने के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये आपको इसका लाभ आपको 54 क्वेश्चन इधर है और 175 इधर है। इतना क्वेश्चन का टेस्ट यदि आपसे होगा एवरी वीक प्लस 70% का 110 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, तो आप रिजल्ट कैसे नहीं लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। ठीक है, तो चलिए, जो नए लोग हैं यदि हमको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो मटेरियल है उसका कॉस्ट 3000 है। ठीक है, पहले एवरी संडे टेस्ट होते थे, अब एक फ्राइडे और एक संडे 2 टेस्ट कर दिया गया है। 2 टेस्ट वीकली आपका होगा। ज्वाइनिंग के समय कम से कम 15 सेट आपको प्रीवियस पेपर आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड 15 सेट प्रीवियस पेपर भी आपको दिया जाएगा। सारा मटेरियल दिए जाएंगे। आपको अलग से एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया जाएगा आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। टेस्ट का फ़ी 250 पर मंथ होता है, 250 रुपये पर महीना। वेलफेयर का टेस्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी सभी में ये ज्वाइन करने के बाद ही आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसे जेई या AWM के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ 250 में टेस्ट नहीं दे सकते, आपको पहले ज्वाइन करना होगा तब टेस्ट देंगे। वेलफेयर में सिर्फ 250 पेड करके आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वेलफेयर का टेस्ट जो है एवरी संडे होता है। वेलफेयर और APO का कंबाइंड होता है एवरी संडे, फ्राइडे का नहीं होता है, सिर्फ संडे होता है। तो उसमें आप बिना ज्वाइनिंग फ़ी के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब में आपको पहले ये पेड करना है, तब 250 पेड करके टेस्ट दे सकते हैं। सारा मटेरियल लीजिए, उसको पढ़िए, वीडियो देखिए, जो भी आपको क्वेश्चन में समस्या है वो क्वेश्चन हमको भेजिए, उसको हम क्लियर करेंगे। प्रीवियस पेपर जो दिया जाता है उसको भी पढ़िए, टेस्ट दीजिए, आपका रिजल्ट निश्चित होगा, कोई रिजल्ट रोक नहीं सकता है। लगभग 1000 प्लस हमारे जेई और लगभग 30 प्लस हमारे जो AWME ADME है वो बन चुके हैं। लगभग 30 प्लस हमारा 60 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गया है वेलफेयर में, जिसमें 30 लोग अभी ही सिलेक्ट हो गए हैं। आने वाला फ्यूचर जब RRB एग्ज़ाम लेगा, जल्द ही लेगा, तब उसमें ज़्यादा और सिलेक्शन का परसेंटेज बढ़ेगा।
पहले जो सिलेक्शन होते थे कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाता था, तभी तो मुगल सराय में पकड़ा गया था, ठीक है। लेकिन अब नहीं होगा, अब और ज़्यादा रिजल्ट होंगे आरजी कैम क्लासेस के। चलिए हम लोग नेक्स्ट किसी न किसी डिवीज़न या वर्कशॉप के क्वेश्चन को लेकर आऊँगा आपके सामने वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।